प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आप खूब मेहनत से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। अब देखते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली मतलब चैप्टर 4 द्विघात समीकरण के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, द्विघात समीकरण के बारे में, जिसमें हम लोगों ने पहली एक्सरसाइज, इसके मानक रूप और इसमें जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको हमने जान लिया था। अब हम इसके आगे चलते हैं। इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 के बारे में। ठीक है, ये है हमारे पास प्रश्नावली 4.2। मैं निकाल देता हूँ, ये है 4.2। ठीक है, इसमें हमें क्या याद करना है 4.2। यहाँ पे हमें 4.2 के बारे में चीजों को समझनी है। इसमें क्या है प्रश्नावली 4.2 में, इसमें क्या है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो जो भी हमारे पास द्विघात समीकरण है उसको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। हल करने के बाद उसके जो भी मान आएंगे x के, वही उसके क्या हो जाएंगे मूल। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट रहने वाला है, इसके लिए हम समझते हैं पहले कॉन्सेप्ट। तो पहले गुणनखंड विधि से मूल कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसके लिए हम लोग पीछे चलते हैं थोड़ा। यहाँ पे मैंने कुछ लिख रखा है, क्या है गुणनखंड विधि। सबसे पहले यहाँ पे देखिए चीजों को, हमारे सिलेबस में क्या है। बात करें द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां, तो द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां होती हैं। कितनी विधियां होती है? 3 विधियां मुख्यतः है। 3 विधियां हैं हमारे पास जो द्विघात समीकरण को हल करने की जो विधियां हैं वो है हमारे पास 3। ठीक है, 3 विधियां होती हैं द्विघात समीकरण को हल करने की। अगर बात करें इसके आगे की, तो यहाँ पे ये 3 विधियां हैं। ठीक है, अब बात करें इसके आगे, तो 3 विधियों में पहली विधि हमारे होती है गुणनखंड विधि, दूसरी विधि होती है पूर्ववर्ग विधि और तीसरी विधि होती है सीरीज धराचार्य सूत्र विधि या द्विघाती सूत्र। इसी को हम लोग कहते हैं द्विघाती सूत्र विधि। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं द्विघाती सूत्र विधि, सीरीज धराचार्य सूत्र द्वारा। अब जो हमारे पास है तो इसको हम लोग द्विघाती सूत्र के नाम से भी जानते हैं। सीरीज धराचार्य सूत्र को हम लोग द्विघाती सूत्र के नाम से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हमारे जो नए सिलेबस की बात करें 2023 और 24 में एनसीईआरटी ने जो नया पैटर्न किया है, तो इसमें हमें कहां से कहां तक पढ़ना है। इसमें हमें प्यारे बच्चों गुणनखंड विधि यहाँ पे पढ़नी है और यहाँ पे केवल और केवल सीरीज धराचार्य, जिसी को हम कहते हैं द्विघाती सूत्र, इसको पढ़ना है। पूर्ण वर्ग विधि जो है हमारे सिलेबस में अब कैंसिल कर दी गई है। फिर से समझ लीजिए 2023-24 वाले पैटर्न में यहाँ पे क्या है, हमें केवल गुणनखंड विधि पढ़नी है, सीरीज धराचार्य सूत्र विधि पढ़नी है, जिसको हम लोग द्विघाती सूत्र कहते हैं, और पूर्ण वर्ग विधि हमारी यहाँ से हटा दी गई है सिलेबस से। अब बात करते हैं इसके आगे हमें पढ़ना क्या है। तो गुणनखंड विधि हम लोग अब सीखेंगे 4.2 में। गुणनखंड विधि क्या है, गुणनखंड विधि को हम लोग कैसे याद करेंगे, तो बात करते हैं। ये मैं अभी आपको समझा दूंगा, ये क्या लिखा है इसके बारे में समझा देता हूँ। गुणनखंड विधि क्या होती है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। क्या है गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल। तो गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, इस पे थोड़ी विशेष चर्चा कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो द्विघात समीकरण द्वारा मतलब गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल, तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा है देखिए, एक एक चीज बहुत ही बेसिक के साथ समझिए। बिल्कुल अगर आपको मैथ नहीं आता तब भी आपको चीजें समझ में आने लगेगी, लेकिन आपको क्या काम है कि जो मैं बता रहा हूँ इसको बेसिक से आप लोग समझते हुए चलिएगा। कह रहा है सर्वप्रथम दी गई द्विघात समीकरण को मानक रूप यानी कि ax² + bx + c = 0 के रूप में लिखते हैं। यानी कोई भी हमारे पास द्विघात समीकरण है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मानक रूप में हम लोगों को लिखना है। पहले मानक रूप में मतलब सबसे पहले 2 घात का पद, फिर उसके बाद 1 घात का, फिर उसके बाद अचर पद बराबर में 0। ठीक है, इस टाइप से हमें कन्वर्ट करना है जो भी हमारे पास द्विघात समीकरण करके उसको। फिर क्या करना है, इसमें लिखा है a तथा c की हम लोग क्या करते हैं गुणा करने पर जो भी गुणनफल आएगा, गुणा करने पर जो भी गुणनफल कितना आएगा, a और c के गुणनखंडों का ऐसा जोड़ा यानी कि 2 संख्या ऐसी चयन करते हैं, ज्ञात करते हैं जिनका योगफल b के बराबर हो। अर्थात 2 संख्या हमने चुनी है, एक हमने चुनी है p और दूसरी चुनी है q। p + q बराबर कितना होना चाहिए b, और pq जो इनकी गुणा है वो किसके बराबर आनी चाहिए ac की। तो कहने का मतलब ये है जो भी हमारे पास द्विघात समीकरण है इसमें हमें क्या करना है, a और c की पहले गुणा करना है, और जो गुणा आएगा ac हमारे पास ac गुणनखंड आएगा, यानी कि इसकी जो गुणा करेंगे तो हमारे पास जो गुणनफल आएगा ac। अब ac को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि जो उन संख्याओं का योग है वो किसके बराबर आना चाहिए, b के बराबर आना चाहिए। ठीक है, और गुणनफल आना चाहिए ac के बराबर। तो यही होता है गुणनखंड विधि में। फिर इसके आगे क्या कह रहे हैं, मध्य वाले पद यानी कि मध्य पद b के स्थान पर हम लोग क्या लिख देते हैं
b प्लस क्यू को रखते हैं, जिससे द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस b प्लस क्यू x प्लस c बराबर 0 में बदल जाती है, जिसे हल करने पर दो रैखिक गुणनखंड प्राप्त होते हैं। अभी मैं कराऊंगा इस एग्जाम्पल को, ठीक है, जिससे आपको समझ में आए एक एक पॉइंट। प्रत्येक गुणनखंड को शून्य के बराबर में रखकर x का मान ज्ञात करते हैं। यही x का यही मान जो है द्विघात समीकरण का मूल कहलाता है। तो अब बात करें ये मूल क्या होता है, पहले ये मूल समझ लेते हैं, ये मूल क्या होता है, ठीक है। तो मूल भी हमें देखना है, तो मूल के लिए अभी हमें पीछे भी चलना है। तो प्यारे बच्चों, अगर बात करें पहले इस गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का जो हल है कैसे ज्ञात करते हैं, ये पूरी प्रोसेस है, एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब मैं अप्लाई करता हूँ इसको, कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है जो भी द्विघात समीकरण दे रखी है वो मानक रूप में होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे लिखते हैं दी गई द्विघात समीकरण जो है, दी गई द्विघात समीकरण, जरा ध्यान से समझिएगा, द्विघात समीकरण कितनी है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। प्यारे बच्चों, प्रत्येक बच्चे को समझ में आनी चाहिए ये चीज कि जो मैं लिख रहा हूँ, क्या आपको यहाँ पे अगर कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप लोग तुरंत बताइएगा, जिससे मैं आपकी कमेंट जो है पढ़ के आपकी कमियों को दूर कर पाऊँ, ठीक है। अब बात करें हमारे पास जो भी दी गई द्विघात समीकरण है, ये देखिए मानक रूप में है। सबसे पहले बड़ी घात का पद, दो, फिर एक घात का, फिर अचर पद, ये लिखा है। फिर क्या करते हैं, a तथा c की गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल ac के गुणनखंडों को एक ऐसा जोड़ा हम लोग ज्ञात करते हैं जिसका योगफल b के बराबर हो। तो यहाँ पे देखिए a का काम कौन कर रहा है, तो x स्क्वायर का जो भी गुणांक होता है वो होता है a, और अचर पद क्या होता है c, जिसके साथ x वाला पद ही नहीं है। यहाँ पे अगर बात करें x स्क्वायर का गुणांक अगर देखा जाए तो कितना है, a की गुणा किससे करेंगे, 6 से, तो गुणनफल कितना आएगा, 1 की गुणा हम लोग अगर 6 से करते हैं तो कितना आ रहा है गुणनफल 6, ठीक है। तो पहले समझ लीजिए, रफली मैं समझा देता हूं। तो सबसे पहले क्या करना, x स्क्वायर का गुणांक जो है वो a है, और जिसके साथ x नहीं है वो c है, तो a और c की गुणा करिए, तो हमारे पास जो गुणनफल आया वो कितना आया, 6। फिर क्या करना है, अब इसका ऐसा जोड़ा ज्ञात करना है। अब इस 6 को हमें दो ऐसी संख्याओं में यानी कि दो गुणनखंडों में तोड़ना है जिनका योग किसके बराबर हो, b का मतलब यहाँ पे कितना है 5, b का मतलब यहाँ पे कितना है 5। अब 6 को ऐसे दो भागों में तोड़िए, तो तोड़ने की प्रोसेस समझिए प्यारे बच्चों। 6 के हम गुणनखंड करते हैं कि 6 किन किन संख्याओं से कटता है। तो पहली चीज 6 1 से कटेगा, यानी कि 1 की गुणा 6 से करेंगे, 1 छक्के 6। लेकिन अगर आप a और 6 जोड़ोगे तो प्यारे बच्चों 1 और 6 अगर जोड़ोगे तो हमारे पास कितना आएगा, 7। कितना आएगा, 7, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो यानी कि 6 के ये गुणनखंड हमारे पास संभव नहीं है। फिर 6 देखिए किससे किससे कटेगा, तो 6 कटेगा 2 3 6, तो यहाँ पे होता है 2 3 6 यानी कि 2 + 3। फिर यहाँ पे जो वाला चिन्ह है ये याद रखिए, अगर ये प्लस है तो बीच में जोड़ के लाना है, अगर ये माइनस है तो यहाँ पे घटा के लाना है। ये आप लोग विशेष ध्यान रखिए। तो यहाँ पे ये प्लस है तो हमने क्या कर दिया प्लस। अगर 3 और 2 को अगर जोड़े तो ये कितना आ रहा है 5, 3 और 2 की अगर गुणा करें तो ये कितना आ रहा है 6। तो प्यारे बच्चों यही हमारे पास गुणनखंड है, यही आपका लिखा हुआ है। क्या कह रहा है, a तथा c की गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल ac के गुणनखंडों का एक ऐसा जोड़ा ज्ञात कीजिए जिनका योग b के बराबर है। तो यही हमने लिखा है। फिर इसके आगे क्या है, कह रहा है मध्य पद b के स्थान पर, तो मध्य पद यहाँ पे कितना है 5। 5 के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे, p + q। p + q का मतलब 3 + 2। पहले ये भी याद रखिए, पहले हमेशा लिखते हैं बड़ी संख्या फिर लिखते हैं छोटी संख्या, तो 3 + 2 रखेंगे। फिर उसको हल करने पर हमारे पास इस टाइप से समीकरण बदल जाएगी, जिसे हल करने पर दो रैखिक गुणनखंड प्राप्त होंगे। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, इसके आगे की प्रोसेस फिर हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। जिसको अगर नहीं, इतना भी सरल अगर नहीं समझ में आया तो प्यारे बच्चों आपको वीडियो को 1-2 बार देखना है, समझना है इसको थोड़ी अच्छे से, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया था, यहाँ पे x स्क्वायर का गुणन 1 की गुणा करेंगे 6 में 6, फिर 6 के गुणनखंड ऐसे कीजिए जिनका योग कितना है 5, तो 3 दूनी 6। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो गया 3 + 2 और साथ में कितना आ गया x + 6 बराबर में कितना है 0। यहाँ पे बात करें तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस कितना हो जाएगा 2x और प्लस कितना हो जाएगा 6 बराबर में कितना है 0। यहाँ पे अगर बात करें तो इन दोनों में मेरे बच्चों कितना कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है x, ये x कॉमन ले लिया, क्या बचा x + 3। फिर इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे हमारा जो कॉमन है वो है 2, तो क्या बचा यहाँ पे x + 3, ठीक है, बराबर में कितना है 0। तो यहाँ पे अब देखिए x + 3 x + 2 बराबर में कितना है मेरे बच्चों 0, ठीक है।
तो अगर यहाँ पे अगर बात की जाए, यहाँ पे अगर बात करें तो फिर से समझिए, मध्य वाले पद के स्थान पे हमने सबसे पहले देखिए 5 के स्थान पे कितना रखा, 3 + 2 रखा। फिर हमने क्या किया, जिससे द्विघात समीकरण इस रूप में बदल गई थी, देखिए। फिर इसके बाद जिसे हल करने पर दो रैखिक गुणनखंड प्राप्त होते हैं, तो देखिए एक रैखिक गुणनखंड हमारा x + 3 है, एक हमारा x + 2 और बराबर में कितना 0। प्रत्येक गुणनखंड को शून्य के बराबर रखकर x का मान ज्ञात करते हैं, यही मान जो है द्विघात समीकरण का क्या है, मूल है। तो प्रत्येक गुणनखंड, तो पहला x + 3 = 0 करते हैं, x का मान कितना आएगा -3, ठीक है। दूसरा x + 2 = 0 करेंगे, x बराबर कितना आ गया -2। यही x के जो मान है, जो x के मान है, एक हमारे पास कितना आया x बराबर -3 और एक हमारे पास कितना आया -2, यही आपके क्या है, समीकरण के मूल हैं। तो उम्मीद करता हूं गुणनखंड विधि से आपको द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना तो आ गया होगा। प्यारे बच्चों, कोई चीज कठिन नहीं होती, कठिन हम लोग बनाते हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट इसका देखेंगे तो प्रत्येक बच्चे को, ऐसा नहीं है, ये मैंने यहाँ पे थ्योरी दिखाई है, थ्योरी को अप्लाई भी करना सिखाया है कि यहाँ पे कैसे कैसे हम लोग चेक करते हैं। जिन बच्चे को अगर गुणनखंड नहीं आते हैं तो एक बार देख लीजिए। फिलहाल तो ये छोटी क्लास का लेक्चर है पूरा, ये गुणनखंड विधि से तो हम लोग जो है क्लास 8th और 9th में भी काफी गुणनखंड सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे लगा कि बच्चों को सिखाने के लिए क्या प्रोसेस होती है, काफी बच्चों को इसकी जो है विधि नहीं पता है, क्या करते हैं क्या नहीं, तो मैंने ये स्पष्ट रूप से पहले लिख दी है, जिससे आपका समय भी बर्बाद ना हो और चीजों को अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, तो वीडियो को 1-2 बार आप लोग देख लीजिए, जिससे आपको समझ में आए इसकी समरी होती क्या, गुणनखंड हम लोग कैसे करते हैं। अब बात करें इसके आगे, अभी हम लोग मूल जान रहे थे, मूल क्या होता है। तो मूल क्या होता है, तो समझ लीजिए द्विघात समीकरण के मूल क्या होता है, यानी कि चर के वे सभी मान जो किसी द्विघात समीकरण को संतुष्ट करते हैं, द्विघात समीकरण के मूल या हल कहलाते हैं। यानी कि चर के वो सभी मान जो किसी द्विघात समीकरण को संतुष्ट करते हैं, वही द्विघात समीकरण के मूल या हल कहलाते हैं। प्रत्येक द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक कितने मूल हो सकते हैं, 2 वास्तविक मूल हो सकते हैं। ठीक है, 2 वास्तविक मूल हो सकते हैं। इस चीज के बारे में एक उदाहरण भी हम लोग देखते हैं। चर राशि का कोई मान द्विघात समीकरण का मूल है या नहीं, ये भी जांच करना हम लोग देखते हैं। तो यदि चर राशि, यहाँ पे अगर हमारे पास बात करें चर राशि को, यहाँ पे लिखा है चर राशि को, ये को नहीं होगा, यहाँ पे काट देते हैं। चर राशि का कोई मान जैसे x बराबर अल्फा है, ठीक है, द्विघात समीकरण इतने का एक मूल होगा। यदि द्विघात समीकरण के LHS में x बराबर अल्फा रखने पर समीकरण का RHS भाग प्राप्त होता है, तब x बराबर अल्फा समीकरण का क्या कहलाता है। तो ऐसे हम लोग जांच करते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल आपका लिखा है, ठीक है। अब इसी चीज को आप लोग समझिए, ये मूल या हल क्या है। आपने सीखा, क्या सीखा कि यहाँ पे इससे पहले अभी हमने एक सवाल किया था, कहा गया ये, यहाँ पे हमने द्विघात समीकरण के गुणनखंड करे, प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर किया, तो हमारे पास x के जो मान है वही द्विघात समीकरण के क्या है, मूल। ये तो मूल ज्ञात करना हो गया। अब कैसे हम जांच करेंगे कि कोई भी मान दी गई द्विघात समीकरण का मूल या हल है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यानी कि द्विघात समीकरण हमारे पास क्या है, द्विघात समीकरण जो दी गई द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण उसको नोट करते हैं। क्या है, 2x² - 5x + 3 = 0। ठीक है, ये हमारे पास द्विघात समीकरण है। अब दी गई द्विघात समीकरण के LHS में x बराबर कितना रखते हैं, 1/2। यानी कि समीकरण के LHS में हम लोग x बराबर कितना, 1/2 रखने पर, तो समीकरण की LHS में हम लोग x बराबर 2 रखेंगे, तो LHS साइड हमारे पास कितना है, 2x की जगह रखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर -5 गुणा 1/2 और प्लस का कितना हो जाएगा 3। ठीक है, ये हो गया 2 गुणा 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग कितना हो गया 4 -5 एकम 5/2 और प्लस का हो गया 3। ये काट लेते हैं, बटे में कितना है 2। अब प्यारे बच्चों इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास कितना है 1/2 -5/2 और प्लस का हो गया 3। ठीक है, इसको यहाँ पे हम रखें तो यहाँ पे जिसके बटे में कुछ नहीं, 1 लासा कितना हो जाएगा, 2 का लासा हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 1 -5 और ये प्लस का हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब आप जरा ध्यान से समझिएगा, 6 में से 6 और 1 7, 7 प्लस का 5 माइनस का, बटे में कितना है 2। अब 7 में से जब 2 जाएगा यहाँ पे बचेगा 2/2,
हल किया बराबर में कितना आ गया 1। तो प्यारे बच्चों कहने का मतलब ये है कि हमने यहाँ पे x की जगह पे 1/2 रखा और रखने पर RHS कितना है, RHS हमारे पास था 0। एक बार फिर देख लेते हैं, अगर किसी का कोई डाउट है तो आप लोग देखिए x की जगह पे 1/2 रखा, 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 गुणा 1/2 प्लस 3, 2 गुणा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 5 एकम 5/2 प्लस 3, 2 से काटा ये 2 दूनी 4 यानी कि 1/2 माइनस 5/2 प्लस 3 जिसके बटे कुछ नहीं, एक पूरे पे लासा हो गया 2, तो 1 माइनस 5 प्लस 3 दूनी 6, 6 1 7 7 में से 5 गया 2, 2/2 1 आ गया, यानी कि ये बराबर नहीं है RHS के। तो इसका मतलब क्या है, अतः x बराबर 1/2 जो है वो द्विघात समीकरण का हल नहीं है, हल या मूल नहीं है, ठीक है, द्विघात समीकरण का हल नहीं है, हल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी x का मान जो कि दिया है और किसी द्विघात समीकरण का मूल होगा या उसका कोई एक हल होगा, तो उस दी गई द्विघात समीकरण के LHS में वो x की जगह पे रखेंगे और रखने पर अगर RHS आ गया तभी तो वो हमारा उसका क्या है, द्विघात समीकरण का मूल। कैसे ज्ञात करते हैं, ज्ञात करना भी हम लोगों ने सीख लिया, ज्ञात कैसे करते हैं, ज्ञात करना भी सीख लिया, जांच कैसे करते हैं, जांच करना भी सीख लिया है। अब हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं, केवल यही इसका कॉन्सेप्ट है। अगर किसी को कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत तो आप लोग बताइए, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, ये आपका जो है क्वेश्चन भी यहाँ पे दे रखा था शायद, ये यही क्वेश्चन है, गुणनखंड द्वारा समीकरण इतने के मूल ज्ञात कीजिए, ये एग्जाम्पल भी दे रखा है। चलो लोग यहाँ तो इसको भी कर लेते हैं जिससे जो है बच्चों का डाउट आउट हो जाए, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 3 की अगर बात करें तो एग्जाम्पल 3 हमारे पास दे रखा है, क्या है कि गुणनखंड द्वारा समीकरण यानी 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो यही है हमारे पास, यानी कि दी गई द्विघात समीकरण, दी गई द्विघात जो समीकरण है, द्विघात समीकरण वो कितनी है, ये उदाहरण यहाँ पे देख लेते हैं कि कितना है, 2x² माइनस 5x और प्लस का 3 बराबर में कितना है बच्चों 0, प्लस का 3 बराबर में 0। अब हमें गुणनखंड विधि से बात करें, हमें यहाँ पे गुणनखंड विधि से इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, मूल के लिए क्या होगा, सबसे पहले क्या करते हैं, x² का गुणन यानी कि a और c की हम लोग गुणा करते हैं। यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है 2 और c का काम कौन कर रहा है 3। अभी हमने इससे पहले एक्सप्लेन किया था, जो भी समीकरण है उसको मानक रूप में बदलते हैं। तो यहाँ पे मानक रूप में लिखी हुई है, मानक रूप का मतलब ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 की फॉर्म में होनी चाहिए। तो ax² का मतलब यहाँ पे 2x² है, माइनस 5x है, प्लस का 3 बराबर में 0 है। तो a की जगह पे कितना है यहाँ पे 2 और c की जगह पे कितना है 3। तो सबसे पहले a और c की गुणा करते हैं, तो ये हो गया 2 3 6। अब 6 को ऐसे दो भागों में बांटेंगे यहाँ पे कि उनका जोड़ कितना है 5। तो आप लोग समझ सकते हैं, अभी हमने बताया 3 और 2, 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 3 की 2 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा। यहाँ पे बात करें तो 2x² माइनस ये हो गया 3 प्लस 2 और साथ में कितना हो गया x प्लस 3 बराबर 0। फिर बात करें, ये हो गया 2x² माइनस 3x और ये हो गया माइनस का 2x प्लस का 3 बराबर में कितना है 0। इन दोनों में हम लोग कॉमन लेते हैं, यहाँ से कॉमन हो गया x, क्या बचा 2x माइनस 3, यहाँ पे लेंगे कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पे ये वाला साइन कॉमन होता, कुछ नहीं है तो 1, तो यहाँ पे हो गया 2x माइनस 3 बराबर में कितना है 0। अब एक ब्रैकेट में हमारे पास हो गया 2x माइनस 3, एक में हो गया x माइनस 1 बराबर में कितना है 0। पहला पार्ट यानी कि अब जो भी हमारे पास दो रैखिक गुणनखंड है, एक एक को 0 के बराबर करते हैं। तो पहला पार्ट हमारे पास है 2x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से अगर 2x का मान देखें तो ये हो गया 3, x का मान दे रखा है 3/2, ये उत्तर है इसका। दूसरा x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर कितना है 1। तो यहाँ से क्या स्पष्ट है कि x के दो मान आ चुके हैं, एक तो आ गया 1, एक आ गया 3/2। तो प्यारे बच्चों स्पष्ट हो गया होगा आपका आंसर, ये हो गया 3/2, ठीक है। तो x के हमारे पास दो मान आ चुके हैं प्यारे बच्चों। किसी बच्चे का अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब यही हमारे पास अगर कोई द्विघात समीकरण दे देती और x बराबर 3/2 या x बराबर 1 जांच करने के लिए आ जाता कि ये इसका मूल होगा या नहीं, तो हम लोग क्या करते LHS में रखते। तो LHS में चाहे x की जगह पे 1 रखो,
तब भी RHS के बराबर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसका एक मूल है। अगर मूल है तो LHS RHS के बराबर पे जरूर आएगी, अगर मूल ही नहीं है तभी नहीं आएगी। तो प्यारे बच्चों ये इसका कॉन्सेप्ट है नॉर्मल सा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, इसके आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम लोग हल करेंगे। अगर कोई एग्जाम्पल आप लोग पूछना चाहेंगे तो बता दूंगा, नहीं तो एग्जाम्पल जो है हम लोग रिवीजन के टाइम पे देखेंगे। बात करें इसके आगे, पहला हमारा जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 4.2 स्क्रीन पे, अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही हो, दिखाई स्पष्ट ना दे रहा हो तो मैं लिख देता हूँ। इसमें क्या कहा है ये समझ लेते हैं। इसमें लिखा है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। पहले हमारे पास जो दी गई द्विघात समीकरण है, पहले का पहला पार्ट है दी गई द्विघात समीकरण, दी गई द्विघात जो समीकरण है उसको नोट करते हैं द्विघात समीकरण, ठीक है। मैं इसको इधर लगा देता हूँ क्योंकि मैं क्वेश्चन लिखूंगा। दी गई द्विघात समीकरण, तो जो भी द्विघात समीकरण है उसको लिखते हैं। ये पहले का पहला पार्ट है, ये है x² - 3x -10 बराबर में कितना है 0, माइनस में 10 बराबर में कितना है 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, इसके गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने का प्रक्रिया यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मानक रूप ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में लिखा होना चाहिए। तो ये तो हमारे पास रूप में लिखा हुआ है। फिर इसके आगे बात करें, इसके आगे हमें क्या लिखना है, इसके आगे a का मान यहाँ पे देखिए कितना है, a का मान यहाँ पे x का मान कितना है x² का 1, b का c का मान कितना है -10, ठीक है। अब a और c की गुणा कीजिए, ये कितना आएगा 10 एकम 10 -10। अब 10 को दो भागों में ऐसे बांटिए, ऐसे इसके फैक्टर करिए कि जो गुणा करे तो 10 आए और उसका जो अंतर है यहाँ पे ये माइनस है, ठीक है। उसका जो अंतर आना चाहिए वो प्यारे बच्चों कितना आना चाहिए, जो अंतर आना चाहिए वो आना चाहिए 3 का। तो 10 को दो भागों में तोड़िए। तो अगर बात करें तो सबसे पहले देखिए 10 एकम 10, लेकिन यहाँ पे अगर अंतर करोगे तो अंतर मिलेगा 9, 9 का हमें अंतर चाहिए नहीं। फिर 10 किससे कटेगा, और 10 कटता है 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। फिर 5 से कटेगा तो 5 से अगर काटेंगे तो ये फैक्टर होगा, 5 में से 2 जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 3। अब देख लीजिए 5 में से अगर 2 जाएगा तो 3 और 5 और 2 की गुणा करोगे तो कितना आएगा 10। तो बस केवल इसकी जगह पे यही रखना है हमें। तो अगर बात करें तो हमारे पास ये फैक्टर मिल गया, ये हो गया x² - 3 की जगह रखेंगे 5 - 2 x - 10 बराबर हो गया 0। फिर बात करें ये हो गया x² - 5x, ये हो गया माइनस माइनस प्लस का 2x - 10 बराबर हो गया 0। बात करें यहाँ पे फैक्टर की तो यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं इन दोनों पद में से, तो क्या बचा x - 5, ठीक है। यहाँ पे प्लस का 2 कॉमन हो जाएगा, क्या बचा x - 2 पंजे 10 5 बराबर 0। अब एक में हो गया x - 5, एक में हो गया x + 2 बराबर में कितना है 0। फिर बात करें x - 5 बराबर 0 करते हैं, x बराबर कितना आएगा प्लस का 5, ठीक है। फिर दूसरा x + 2 बराबर 0 करेंगे, x बराबर कितना आ गया -2। यही x बराबर 5 और यही x बराबर -2 दी गई द्विघात समीकरण के गुणनखंड विधि से क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अतः x बराबर जो है -2, 5 दी गई द्विघात समीकरण के क्या है, मूल है। तो ये हमारे पास इसका हल हो जाएगा। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं इसके आगे। इसके आगे के क्वेश्चन पे चलेंगे, तो प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिए। अब चलते हैं इसके आगे। इसके आगे हमारे पास सेकंड पार्ट जो है वो क्या है, दी गई द्विघात समीकरण है 2x² और ये है प्लस का x - का 6 बराबर में कितना 0, ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मानक रूप में लिखी हुई है या नहीं, तो ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में होनी चाहिए। तो ये हमारे पास है, क्योंकि ये तो हमने एक्सरसाइज 4.1 में ही हमने सीख लिया था मानक रूप में लिखना है। तो यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है 2 और c का काम कौन कर रहा है, a का काम कर रहा है 2 और c का काम कर रहा है -6, ठीक है। a और c की गुणा कीजिए, ये कितना आएगा -6 दूनी 12। अब 12 को ऐसे
दो संख्याओं में इसके 12 के ऐसे गुणनखंड करते हैं, दो की गुणा करो तो कितना है 12 है, और उसका अंतर कितना आना चाहिए, b का मान कितना है 1। तो ये हमें याद रखना है, b की जगह पे कितना है 1, तो अंतर जो आना चाहिए वो 1 आना चाहिए। तो 12 के गुणनखंड करते हैं, सबसे पहले 12 1 12, लेकिन 12 और 1 का अंतर आता है 11, नहीं चाहिए। फिर 6 दूनी 12, 6 माइनस 2, अंतर कितने का आता है 4 का, ये भी नहीं चाहिए। फिर हमें यहाँ पे करना है 4 3 12, ठीक है, 4 और 3 का जो अंतर आता है 1, तो यही हमारे पास गुणनखंड जो है वो मान्य है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x² माइनस वो प्लस सॉरी ये हो जाएगा 1 की जगह पे 4 माइनस 3 साथ में x माइनस 6 बराबर 0। अब इसको हल करते हैं, ये हो जाएगा 2x² प्लस 4x, और यहाँ पे कितना आएगा प्लस का 4 और ये प्लस माइनस माइनस 3x और माइनस का 6 बराबर में हो जाएगा 0। यहाँ से कॉमन लेते हैं, एक तो 2 कॉमन हो गया, एक x कॉमन हो गया, कितना बचा x प्लस 2 दूनी 4 प्लस का 2, यहाँ से माइनस 3 कॉमन हो जाएगा, क्या बचा x प्लस 2 बराबर में कितना है 0। अब एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2x माइनस 3, एक में हो जाएगा x प्लस 2 बराबर में कितना है 0। ठीक है, पहला गुणनखंड यानी कि 2x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे, यहाँ से 2x बराबर आ जाएगा 3 और x बराबर आ जाएगा 3/2। ठीक है, ये तो हो गया हमारा x का मान। दूसरा x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे x के आ गए 2 मान, यहाँ पे x के कितने मान आ गए 2। ठीक है, तो x के 2 मान आ गए, इसलिए यहाँ से स्पष्ट क्या है, अतः x बराबर है -2 का मान 3/2। एक बार में x बराबर कितना आ गया माइनस का 2 और आ गया 3/2, यही हमारे द्विघात समीकरण के क्या है हल है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिए, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिए। ठीक है, अब इसके अगर आगे पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं, तो पार्ट नंबर 3 इसका क्या है, इसको भी समझेंगे बड़े ध्यान से। तो अगर इसका पार्ट नंबर 3 देखें, तो पार्ट 3 हमारे पास दी गई द्विघात समीकरण जो है वो कितना है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। ठीक है, इसको तो पहले इंपॉर्टेंट हम लोग लगा देते हैं, स्टार बना लीजिए, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसको हल कैसे करेंगे, इसको भी जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जो भी समीकरण है वो मान √ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होनी चाहिए, पहली कंडीशन। ये अगर हमारे पास नहीं है तो हम नहीं ज्ञात कर पाएंगे इस चीज को। तो अब देखते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास मान रूप में है। ए का काम यहाँ पे कौन कर रहा है √2, और जो सी का काम कर रहा है 5√2। सबसे पहले ए और सी की गुणा कर लीजिए, √2 गुणा 5√2, ये हमारे पास हो गया √2 का मतलब 2, तो ये हो गया 5 दूनी 10। फिर से यहाँ पे आ गया 10। अब क्या करना है, 10 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुणा करो तो कितना है 10 आए, मतलब ए और सी दो संख्याओं का गुणनफल 10 आना चाहिए, और जो जोड़ आए वो कितना है 7। तो फिर से वही है 5 दूनी 10, इससे पहले भी हमने देखा था 5 और 2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 10। तो कुल मिला के b की जगह पे तो हमें रखना है 5 प्लस 2, तो √2x² प्लस यहाँ पे आ जाएगा 7 की जगह पे आ जाएगा 5 प्लस 2, और साथ में कितना आ जाएगा x प्लस 5√2 बराबर में कितना आएगा 0। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे बढ़ेंगे, एक बार जरा ध्यान से समझिएगा चीज़ों को। ये है √2x² प्लस 5 और साथ में आएगा x प्लस 2x, और प्लस हमारे पास हो जाएगा 5√2 बराबर में कितना है 0। बात करें यहाँ पे जो कॉमन की, जरा मैं यहाँ पे थोड़ी लाइनिंग वगैरह डाल दूंगा जिससे बच्चे को समझ में। यहाँ पे अगर बात करें ये यहाँ पे, और यहाँ पे अगर बात करें तो ये यहाँ पे, इसको मैं तोड़ देता हूँ पहले सही से। यहाँ पे बात करें तो इसको √2x² प्लस 5x ही रहने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आगे वाली लाइन में x कॉमन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात करें, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे √2 है। 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब ये है कि अगर हम 2 है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √2 गुणा √2, क्योंकि ये मैंने एक बार पहले भी बताया था, अगर दो समान अपरिमेय संख्या है इनका गुणनफल एक परिमेय संख्या के बराबर आता है। ये हम लोग पीछे भी डिस्कशन कर चुके हैं कई बार।
√a गुणा √a बराबर आता है a। समान अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल जब एक परिमेय संख्या आती है तो इस 2 की जगह पे हम लिख सकते हैं √2 गुणा √2, साथ में कितना है x प्लस 5 √2 बराबर में कितना है 0। यहाँ पे बात करें इन दोनों में कॉमन जो है वो है x, कितना बचा √2 साथ में x प्लस 5, ठीक है। और इधर प्लस, ये तो प्लस कॉमन हो गया। और अगली चीज क्या है, इस चीज को जरा ध्यान से समझिए। अगली चीज है यहाँ पे जो है फिर से यही आ गया, अगर यहाँ पे बात करें तो ये है √2 और यहाँ पे भी √2 है, तो प्लस का √ हमने ले लिया 2 कॉमन, ठीक है। √2 हमने ले लिया कॉमन। अब अगर बात करें √2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे कितना बचा √2 x प्लस 5 और बराबर में कितना है 0। अब पूरे में बात करें तो यहाँ से और यहाँ से देखो ये कॉमन है, ये कॉमन कितना √2x प्लस 5, एक ब्रैकेट में हो गया, एक में हो गया x प्लस √2 और बराबर में कितना आ गया 0, ठीक है। ये इसका जो है कॉन्सेप्ट है, ये मैं यहाँ पे जो है रख कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके आगे की बात करें तो ये रख कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा हो चुका है क्वेश्चन। यहाँ पे अगर बात करें तो थोड़ा इसको इधर कर लेते हैं, इन भाई साहब को थोड़ा उधर कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले √2x प्लस 5 बराबर करते हैं 0। यहाँ से अगर x की वैल्यू निकाला जाए तो √2x बराबर पहले आएगा -5, x की वैल्यू निकाले तो -5/√2, ठीक है। एक तो x की वैल्यू ये आ गई, दूसरा x प्लस √2 बराबर करेंगे ये आएगा 0 और x बराबर कितना आएगा -√2। यहाँ से हमारे पास आ गया x के 2 मान, अर्थात x बराबर आ गया -√2 -5/√2, ठीक है। ये हमारे पास इसका आ गया हल। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप लोग अपना डाउट बता दीजिएगा। इसके आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं इसके आगे। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिए। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। अब इसके आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर इसका देखेंगे 4। क्वेश्चन नंबर कितना है 4। 4 में हमारे पास कितना है, 4 में हमारे पास जो दे रखा है वो ये है कि 2x² - x प्लस 1/8 बराबर 0। ये हमारे पास दे रखा है, ये हमारे पास है 2x² और -x प्लस 1/8 बराबर में कितना दे रखा है 0। सबसे पहले बटे में 8 है, 8 से गुणा कर देते हैं क्योंकि हमें मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में कन्वर्ट करना है। अभी ये मानक रूप में नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 8 से गुणा, 8 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा मेरे बच्चों, अगर 8 से गुणा करें, गुणा करने पर तो हमारे पास क्या मिलेगा देखते हैं जरा। 8 से गुणा करोगे ये हो जाएगा 8 दूनी 16 x² माइनस 8 एकम 8x प्लस का 8/8, क्योंकि 8 से गुणा कर रहे हैं। अब ये पूरी तरह से जो कन्वर्ट हो चुका है तो ये भी द्विघात समीकरण, लेकिन इसको हमने बिल्कुल एडजस्ट करके बटे वाले में जो 8 था ये जो है हमने क्या किया 8 को हटा दिया बटे से, ठीक है। तो मानक रूप में ये क्यों, मानक रूप में सी का काम 1/8 कर रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चों को आसानी से समझ में आ जाती है। अब यहाँ पे अगर बात करें, अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड रूप में पूरी तरह से है, तो ए का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे अगर बात करें a बराबर 16 है और सी का काम कौन कर रहा है, c बराबर 1। तो अब यहाँ पे a और c की जब गुणा करते हैं तो ये हो गया 16 गुणा 1 यानी कितना आ गया 16। अब 16 को 2 भागों में बांटिए, 16 को 2 भागों में बांटिए कि इनकी गुणा करें तो 16 है और जोड़ें तो कितना है 8। तो आप लोग समझ सकते हैं 16 को 16 एकम 16 करेंगे, लेकिन जब जोड़ोगे तो आएगा 17, जो कि हमें नहीं चाहिए, जो कि हमें नहीं चाहिए। फिर 16 को अगर बांटे 16 और किससे कटेगा 8, 8 दूनी 16, ठीक है। 8 दूनी कितना आएगा 16, तो ये भी हमें नहीं चाहिए। 8 और 2 करेंगे तो ये आएगा 10। फिर और 16 के गुणनखंड हो सकते हैं 4 गुणा 4, लेकिन 4 4 जोड़ो कितना आएगा 8 और 4 की गुणा करोगे तो आएगा 16, तो यही हमें चाहिए। तो 16x² माइनस x 8 की जगह लिखेंगे 4 + 4 x + 1 बराबर कितना आएगा 0। यहाँ पे बात करें तो ये हो गया 16x² माइनस 4x और माइनस का 4x + 1 बराबर 0।
यहाँ पे बात करें तो यहाँ से प्यारे बच्चों इसमें और इसमें जो कॉमन है वो है 4 और x कितना बचा 4x माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो इसमें देखिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कितना है माइनस का 1। जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो माइनस का 1 कॉमन है, ठीक है। कुछ भी कॉमन नहीं है तो माइनस का कितना है 1 कॉमन है, कितना बचा ये हो गया 4x। अब माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस का 1 बराबर 0। अब प्यारे बच्चों अगर आगे इसके बात करें तो पूरे में अब बात करें इसके आगे तो अब हमारे पास पूरे में 4x माइनस 1 एक ब्रैकेट में हो गया, 4x माइनस 1 एक में हो गया, एक में हो गया 4x माइनस 1 दूसरे में भी हो गया, बराबर में कितना है 0। पहले 4x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे, यहाँ से आ गया 4x बराबर में कितना आ जाएगा 1, x बराबर हो जाएगा 1/4, ठीक है। फिर पुनः यही प्रक्रिया दोहराएंगे, 4x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे, यहाँ से 4x बराबर 1 और x का मान कितना आएगा 1/4। तो इसका मतलब ये है अतः x बराबर जो है वो हमारे पास हम लिखते हैं 1/4 का 1/4। यहाँ पे जो मूल है वो दोनों क्या है बराबर है, वास्तविक है और समान है, ठीक है। लेकिन अभी हमें प्रकृति के बारे में नहीं जानना है, अभी केवल हमें मूल ज्ञात करना सिखाया जाएगा, क्योंकि एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज अगर हम चीज़ों को समझते हुए चलेंगे तभी कुछ हमें अच्छा लाभ मिल पाएगा। तो पहले एक्सरसाइज में हमने क्या सीखा था, मानव रूप में बदलना, कि मानव रूप क्या होते हैं ax² + bx + c बराबर 0 की जो फॉर्म होती है ये द्विघात समीकरण का मानव रूप होता है। दूसरे में इसी द्विघात समीकरण को हल करना हम लोग सीख चुके हैं, जिसमें हम लोग गुणनखंड विधि से इसके मान जो है ज्ञात करना हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। इसी समीकरण में अगर बात करें तो 4.2 का पहले का जो अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी जरा देख लेते हैं, फिर इसके आगे हम लोग अगला कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोग अपना लेते जाइए वीडियो रुक कर। बात करें इसका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, दी गई द्विघात समीकरण जो है वो है 100x² माइनस 20x + 1 बराबर में कितना है 0। सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, देखते हैं मानव रूप में है या नहीं, तो मानव रूप में है। फिर तुलना करते हैं, a की जगह पे कितना है यहाँ पे 100 है और c की जगह पे कितना है यहाँ पे 1, तो a और c की गुणा करते हैं, ये आ गया 100 गुणा 1, 100 की गुणा 1 से करते हैं कितना आएगा 100। अब 100 को ऐसे दो भागों में लीजिए कि जिनका जोड़ अगर हमें कितना आना चाहिए 20। तो पहला ही इसका गुणनखंड है 100, 10 × 100, तो 10 और 10 जोड़ोगे तो कितना आएगा 20, ठीक है। लाल तो करके आप देख लीजिए धीरे धीरे, इसके गुणनखंड दो भागों में तोड़िए और तोड़ के जोड़ कर देखिए 20 आ रहा है तो सही है, तो वही गुणनखंड हो जाएगा। तो ये हो गया 100x² माइनस 20 का हो जाएगा 10 + 10 और साथ में हो जाएगा x + 1 बराबर 0। अब क्या करते हैं, ये हो गया हमारे पास 100x² माइनस का ये हो जाएगा 10x, क्योंकि इस माइनस की गुणा अंदर करते हैं, ये प्लस का है इसलिए प्लस माइनस माइनस, और x की भी करते हैं x हो गया। फिर 10 की माइनस की प्लस 10 से करते हैं, फिर -10x + 1 बराबर 0। अब इन दोनों में यहाँ पे देखते हैं क्या कॉमन है, एक तो 10 कॉमन है, एक x कॉमन है, क्या बचा यहाँ पे बचा 10 और हो गया x -1, ठीक है 10x - 1। फिर -1 कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पे -1 कॉमन ले लिया, क्या बचा 10x और माइनस कॉमन लिया, प्लस वाला क्या हो गया माइनस कॉमन लेने पर प्लस वाला अंदर क्या हो गया माइनस, और माइनस का कितना बचा 1 बराबर 0। अब एक ब्रैकेट में हो गया हमारा 10x - 1, अगली ब्रैकेट में भी कितना हो जाएगा 10x - 1 बराबर में कितना है 0। एक एक को बराबर करते हैं 0 के, पहला 10x - 1 बराबर 0 करेंगे, 10x बराबर आ गया 1, x की बात करें तो ये हो गया 1/10, ठीक है, ये x का मान आ गया। फिर दूसरा देखिए 10x - 1 बराबर 0 करेंगे, 10x बराबर आ जाएगा 1, x बराबर आ गया 1/10। तो यहाँ से क्या हम लोग स्पष्ट कर रहे हैं, यहाँ से जो हमारे पास स्पष्ट हो चुका है क्या कि अतः x बराबर जो है वो 1/10 का मान 1/10 दी गई द्विघात समीकरण के क्या है मूल है, इसी को हमने हल किया। तो प्यारे बच्चों आज के इस लेक्चर में हमने प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न संख्या 1 के जितने भी खंड हैं उनके बारे में और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोगों को सीखा। इसके बाद हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे 4.2 का जो पार्ट 2 है उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6 तक हल करेंगे विधिवत। तो प्यारे बच्चों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा कंटेंट मिलने वाला है 10th क्लास का,
ठीक है, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद। खूब पढ़िए, खूब बढ़िए।